हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सौर परिवार को देखेंगे कि सौर परिवार क्या है। तो दोस्तों, सौर परिवार को जानने और उसके बारे में समझने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष में पाए जाने वाले अनगिनत तारों में से हमसे निकटतम एक मध्यम साइज और द्रव्यमान का पीला सितारा सूर्य है। कई तारे सूर्य से कई गुना बड़े और अधिक दीप्त हैं, जबकि कई तारे सूर्य से छोटे और कम दीप्त भी हैं। अन्य तारे सूर्य की तुलना में हमें छोटे आकार के और टिमटिमाते हुए इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वे सूर्य की तुलना में हमसे अत्यधिक दूरी में स्थित है। अब कोई भी वस्तु अगर अधिक दूरी में स्थित होता है तो वे हमेशा छोटे आकार के दिखाई देते हैं। इसी प्रकार बाकी तारे जो है हमसे बहुत अधिक दूर में हैं, वो छोटे ही दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों। अब विशाल अंतरिक्ष के उस छोटे से भाग को जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अंतर्गत आता है सौर परिवार कहते हैं। वो छोटा सा भाग जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आएगा वो क्या कहलाएगा? सौर परिवार कहलाएगा। अंतरिक्ष के इस भाग में अनेक छोटे बड़े खगोलीय पिंड पाए जाते हैं जो सभी सौर परिवार के सदस्य हैं। ठीक है। सूर्य सौर परिवार का प्रमुख सदस्य है और अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से परिवार के शेष सदस्यों को बांधकर रखा है। सूर्य के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य सदस्य हैं। अब देखते हैं कि ये सदस्य कौन कौन है। पहले सूर्य के ग्रह। आप सभी जानते ही होंगे सूर्य के 8 ग्रह हैं। सूर्य के 8 ग्रह हैं जो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून है। ग्रह के संबंध में कुछ ज्ञात तथ्य निम्न हैं। ये तो ग्रह हैं दोस्तों जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है। इसके कुछ ज्ञात तथ्य निम्न हैं। सभी ग्रहों की कक्षाएं लगभग एक ही समतल पर स्थित हैं। सभी ग्रह एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सभी ग्रहों की कक्षाएं लगभग वृत्ताकार हैं। दूसरे शब्दों में उनकी दीर्घवृत्तीय कक्षाओं की उत्केंद्रता लगभग शून्य के बराबर है, मतलब लगभग वृत्ताकार है। ग्रहों की कक्षाओं के बीच का अंतराल उनकी सूर्य की दूरी के अनुक्रम में बढ़ता जाता है, एक लगभग नियमित प्रवृत्ति के अनुसार। ये अनुक्रम में बढ़ता जाता है किसके अनुसार? एक नियमित प्रवृत्ति के अनुसार। किंतु इसका महत्वपूर्ण अपवाद मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाला अपेक्षाकृत अत्यधिक चौड़ा अंतराल है। जो अपवाद है वो क्या है? जिसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्षुद्र ग्रह मेखला कहते हैं, जिसमें अनेक क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या है। ठीक है। अधिकतर ग्रह उस दिशा में अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन कर रहे हैं जिस दिशा में वे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है। ग्रहों के प्रायः सभी उपग्रह अपने ग्रहों की उसी दिशा में परिक्रमा करते हैं जिस दिशा में उसके ग्रह घूर्णन कर रहे हैं। सभी ग्रहों के उपग्रह पाए जाते हैं। उपग्रह क्या होता है दोस्तों? जो ग्रह की परिक्रमा कर सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाए गए? ग्रह। और ग्रह की परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाएंगे? उपग्रह। ठीक है। अब सूर्य उसी दिशा में घूर्णन कर रहा है जिस दिशा में उसके ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये सूर्य है, ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अब देखते हैं उपग्रह क्या है। अब बात करते हैं कि उपग्रह की, जो कि सौर परिवार का अभिन्न सदस्य है। सौर परिवार में 174 से भी अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। इनमें से 174 उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं। शेष उपग्रह सौर परिवार के अन्य खगोलीय पिंडों जैसे कि क्षुद्र ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। मंगल के 2 नन्हे से उपग्रह हैं। बृहस्पति के 64, शनि के 63, यूरेनस के 27 और नेपट्यून के 13 उपग्रह हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्षुद्र ग्रह क्या है? एस्ट्रोइड्स बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह मेखला में अब तक
2 लाख से अधिक क्षुद्र ग्रह खोजे जा चुके हैं, किंतु क्षुद्र ग्रह मेखला में 1 अरब से भी अधिक क्षुद्र ग्रह होने की संभावना व्यक्त की गई है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे ग्रहाणुओं के वे चट्टानी अवशेष हैं जो अभिवृद्धि होकर ग्रह नहीं बन सके हैं। तो क्या था जो ग्रहाणुओं के वे चट्टानी अवशेष जो कि ग्रह नहीं बन पाए, चट्टानों से ही ग्रह बना है, लेकिन जो ग्रह नहीं बन पाए वो क्या बन गए, क्षुद्र ग्रह बन गए। ठीक है, अब देखते हैं चौथा वामन ग्रह। सौर परिवार में 3 वामन ग्रह हैं, जिनमें से प्लूटो अपेक्षाकृत आपका जाना माना है। ठीक है, 25 जनवरी सन 1930 में क्लाइड याम्बाउ द्वारा खोजे जाने के बाद 2006 तक इसे ग्रहों की श्रेणी में रखा गया, इसे वामन ग्रह, किंतु 2006 में इसे पदावनत कर वामन यह को श्रेणी में डाल दिया। मतलब इसे क्या कर दिया गया, वामन ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ LAU ने ग्रह को पुनः परिभाषित किया। नई परिभाषा के अनुसार एक ऐसा खगोलीय पिंड है, ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है और पर्याप्त द्रव्यमान और गुरुत्व से युक्त है, जिसके कारण वह लगभग गोलाकार है और जो अपनी कक्षा के आसपास के भाग को साफ रखता है, अर्थात उसकी कक्षा के आसपास कुछ नहीं पाया जाता। वामन ग्रह के समान है, सूर्य की परिक्रमा भी करता है, किंतु उसकी कक्षा के इर्द गिर्द अन्य छोटे बड़े पिंड पाए जाते हैं। फिर भी तथापि वह किसी ग्रह या खगोलीय पिंड का उपग्रह नहीं है। इन नई परिभाषाओं के अनुसार प्लूटो ग्रह नहीं है बल्कि वामन ग्रह है दोस्तों। ठीक है, तो प्लूटो को ग्रह नहीं मानने का कारण यही है कि इसके इर्द गिर्द छोटे बड़े पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, अब धूमकेतु क्या होता है देखते हैं दोस्तों। धूमकेतु ग्रहाणुओं के बर्फीले अवशेष हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। जब धूमकेतु सूर्य से बहुत दूर होता है तब वह पूर्णतः जमा हुआ होता है। उसका केंद्रीय भाग, जिसे उसका नाभिक कहते हैं, बर्फ और धूलिकाओं का मिश्रण होता है। ये धूलिकण सिलिकेट चट्टानों के चूरे होते हैं। धूमकेतु का जटा युक्त नाभिक उसका सिर कहलाता है। जटाएं सभी धूमकेतुओं में पाई जाती हैं। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के पास पहुंचता जाता है उसका सिर खुलता जाता है और सूर्य के बहुत पास पहुंचने पर उसकी पूंछ निकल आती है। इसलिए धूमकेतु को पुच्छल तारा अर्थात पूंछ वाला तारा भी कहते हैं, किंतु धूमकेतु तारा नहीं होता, केवल इसे कहा जाता है पुच्छल तारा, लेकिन ये तारा नहीं होता, वरना ये इसमें खुद की चमक होती है। ठीक है दोस्तों, अब उल्का एवं उल्कापिंड क्या है। उल्काप धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह के धूलधर्षित बहुधा छोटे और टुकड़े होते हैं। मतलब क्षुद्र ग्रह की छोटी टुकड़े हैं। जब कोई उल्काप बाहर से आकर पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रवेश कर आगे बढ़ता है तब लगातार इसका वायुमंडल के परमाणुओं से संघर्ष होता जाता है। प्रत्येक संघर्ष बिंदु पर उल्काप की सतह से कुछ परमाणु उखड़कर अलग हो जाते हैं और अपनी गतिज ऊर्जा वायुमंडल के समीपस्थ अणुओं को दे देते हैं। अधिकांश गतिज ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरित हो जाती है, किंतु कुछ गतिज ऊर्जा लगभग 1% वायुमंडल के अणुओं के कुछ परमाणुओं को उत्तेजित कर देती है और इससे भी कम गतिज ऊर्जा वाले कुछ परमाणुओं को आयनित कर देती है। जब ये उत्तेजित और आयनित परमाणु क्रमशः डी एक्साइट और समीपस्थ मुक्त इलेक्ट्रॉन से पुनर्नियोजित होते हैं तो इन प्रक्रियाओं में उत्सर्जित ऊर्जा प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। इस तरह उल्काप पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ते हुए प्रकाशमान लकीर छोड़ता जाता है। इस प्रकाशमान लकीर को उल्का कहते हैं। अज्ञानतावश लोग इसे टूटकर गिरता हुआ तारा समझ बैठते हैं। जो उल्का है उसी को टूटा हुआ तारा कहते हैं, किंतु उल्का टूटकर गिरता हुआ तारा नहीं है। छोटे उल्काप वायुमंडल में प्रवेश करने के कुछ समय बाद उल्का उत्पन्न कर पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। किंतु यदि पृथ्वीएतर ऐसा पिंड जिसका द्रव्यमान 30 किलोग्राम से 10
1000 टन के बीच है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो केवल उसकी सतह की ऊपरी तह जलकर नष्ट हो जाती है। शेष केंद्रीय भाग बड़े धमाके के साथ पृथ्वी से टकराता है और उस पर कटोराकार गड्ढा, जिसे क्रेटर कहते हैं, बना देता है। इस अवशिष्ट पिंड को ही उल्का पिंड कहते हैं। अब सौर परिवार में पूर्व कथित सदस्यों के अतिरिक्त अनगिनत छोटे छोटे कण, अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन और धूमकेतुओं द्वारा अपने वेग में छोड़े गए धूलिकण एवं बर्फ के टुकड़े भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है सौर परिवार के 7 प्रमुख सदस्य, जिसके अंतर्गत बहुत से सदस्य आते हैं। ज्ञात है कि सूर्य के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य सदस्य प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, बल्कि वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिसकी वजह से वे हमें दिखाई देते हैं। इस तरह से सौर परिवार बनता है, जिसके प्रत्येक सदस्य का अपना अपना विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी हमारी सौर परिवार, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना